हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो आइए दोस्तों, आज हम एक और नई क्लास लेकर आए हैं आपके लिए और ये क्लास है मौर्योत्तर काल की। और जैसा कि आपने देखा है, शाम 6:30 बजे हमारी रोजाना एक क्लास आती रहती है हिस्ट्री से संबंधित, और ये हिस्ट्री के टॉपिक चल रहे हैं। हमने अब तक मौर्य काल को ख़त्म कर दिया है, और अगर आपने नहीं देखा तो हमने करीब 4 क्लास में मौर्य काल को ख़त्म किया है। तो आप जाइए उस क्लास को जरूर देखिए जो मौर्य काल की है। तो दोस्तों, लास्ट जो मौर्य सम्राट था भरतृ मौर्य, तो उसकी हत्या करने के बाद में पुष्यमित्र शुंग और पहला ये ब्राह्मण वंश था, ठीक है, शुंग वंश, जो कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित है। और पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वंश की यानी शुंग वंश की नींव डालता है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास इसे भेजें ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मौर्योत्तर काल है उसे देखिए, तो उसमें हम 2 फेज में पढ़ेंगे। तो पहला फेज है देशी और दूसरा फेज है विदेशी। तो देशी जो शासक है उनमें हम सबसे पहला जो वंश है उसे पढ़ेंगे, उसका नाम है शुंग वंश। और वहीं दूसरा वंश है कर्ण वंश और तीसरा सातवाहन वंश। और विदेशी में हम पढ़ेंगे तो हिंदी यूनानी जो कि आक्रमण करते हैं ग्रीक लोग हैं, उनमें से पहला है शक, दूसरा है पहला जिसे पार्थेन भी बोलते हैं, और तीसरा है कुषाण वंश, ठीक है। तो इनके बारे में हम जानेंगे, इन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुंग वंश के बारे में, शुंगा डायनेस्टी, यह पहला ब्राह्मण वंश है। इसकी राजधानी इस समय जो राजधानी थी तो वो इस समय जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, और बाद में फिर विदिशा हो जाती है। क्या हो जाती है बाद में? विदिशा, हाँ। तो बाद में विदिशा राजधानी ट्रांसफर हो जाती है। तो इसका जो पहला शासक है शुंग वंश का, उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक है। ये भरतृ मौर्य का सेनापति था और ये उसकी हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद में शुंग वंश की स्थापना करता है। और इसका जो पुरोहित था उसका नाम था पतंजलि, और पतंजलि ने योग दर्शन और महाभाष्य की रचना की है। इस बात को आपको नोट करना है, ध्यान करने योग्य है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है। पुष्यमित्र शुंग कितने? तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता, और इसका उल्लेख मिलता है वो है, आप बताओगे तो अयोध्या अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और यज्ञ करवाने वाले जो पुरोहित थे उनका नाम था पतंजलि, ठीक है। पहला यवन आक्रमण इसे हिंद यवन आक्रमण बोलते हैं, तो ये भी इसी के समय होता है। और डेमेट्रियस जो वंश का था, ठीक है, डेमेट्रियस वंश का जो था वो आक्रमण करता है। और रिजल्ट कुछ नहीं रहता है, केवल वापस चला जाता है। फिर वो आक्रमण करने के बाद में डेमेट्रियस जो बैक्टीरिया वापस चला जाता है। और इसका जो विवरण है वो मिलता है गार्गी संहिता में, ठीक है। इसका विवरण कहाँ मिलता है? तो आप बताओगे गार्गी संहिता में इसका विवरण मिलता है। दूसरा हिंद यवन आक्रमण होता है वो होता है मेनांडर का, और रिजल्ट ये रहता है मेनांडर हार जाता है, और हराने वाला व्यक्ति था वसुमित्र। वसुमित्र से युद्ध होता है तो वसुमित्र से हरा देते हैं। और इसका जो विवरण है वो मिलता है मालविकांगनी मित्रम से। कहाँ से? तो मालविकांगनी मित्र से, क्योंकि दोस्तों जो अग्निमित्र है वो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, और मालविका थी तो वो एक विदर्भ की राजकुमारी थी। इन दोनों का प्रेम प्रसंग है वो इसी किताब में देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट, और नेक्स्ट में देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था जो कि अशोक के द्वारा निर्मित थे। तो बताया जाता है ये बौद्धों का हत्यारा भी है, और बौद्ध धर्म का बहुत ही ज़्यादा कट्टर विरोधी था ये। हर्ष चरित्र में बाणभट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को इसने अनार्य कहा है। तो अनार्य किसने बताया? तो आप बताओ। बाणभट्ट जी ने इसको पुष्यमित्र शुंग को अनार्य बताया और निम्न उत्पत्ति का बताया है। निम्न उत्पत्ति का इसलिए बताया है क्योंकि इस प्रकार से इसने बौद्धों की जो हत्याएं की हैं, और 84,000 बौद्ध स्तूपों का जो निर्माण वो नष्ट किया है उनको। तो ऐसा करने वाला कोई नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, तो इसलिए इसे निम्न उत्पत्ति का बताया है बाणभट्ट ने, ठीक है। और इसके बाद है नेक्स्ट जो आता है वो इसका पुत्र है, उसका नाम है अग्निमित्रम, ठीक है, अग्निमित्र। और अग्निमित्र का ये मालविकांगनी मित्रम है, इसका नायक था। और कालिदास की ये किताब है। कालिदास इसके समकालीन इसी के समय पर कौन थे? तो राजकीय कवि थे। और इनकी ये पुस्तक है वो है मालविकांगनी मित्रम, ठीक है।
और माल अग्निमित्रम को अगर दो भागों में तोड़ा जाए तो इसमें एक का नाम निकल कर आता है अग्निमित्रम और दूसरा का नाम है मालविका। स्टार्टिंग में ये है मालविका, दूसरा है अग्निमित्रम, ठीक है। तो अग्निमित्र ये है शासक था, जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, उसके बाद शासक बनता है। और मालविका थी, ये विदर्भ की राजकुमारी थी। इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होता है और इन्हीं की जो दास्तान है प्रेम प्रसंग की, वो कालिदास जी इसकी इन्हीं के नाम से पुस्तक बनाते हैं, लिखते हैं, उसमें इनका ब्यौरा देते हैं, ठीक है। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, ये बात हमने आपको बता दी है। और नेक्स्ट है, इसके बाद आता है भागभद्र। भागभद्र शुंग वंश का नवा शासक था, शुंग वंश का नवा शासक, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हेलियोडोरस भागभद्र के दरबार में आता है। कौन आता है? तो हेलियोडोरस भागभद्र के दरबार में आता है। हेलियोडोरस एंटियल कीडिस का राजदूत था, ठीक है। हेलियोडोरस का जो स्तंभ है और इसे गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं, जो कि हेलियोडोरस ही बनवाता है। और यह बैसनगर में स्थित है, जो कि विदिशा में, विदिशा कहाँ पर था आप बताओ, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के विदिशा में और जो एक जगह है बैसनगर, वहाँ पर गरुड़ स्तंभ स्थित है, ठीक है। इसे कृष्णदेव और कृष्णदेव की जानकारी मिलती है वहाँ पर, भागवत धर्म से संबंधित है ये। तो ये भी इनका नाम भी इसी हेलियोडोरस स्तंभ में बने रहता है, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और वो है नेक्स्ट कौन है, तो ये शुंग वंश का अंतिम शासक है, जिसका नाम है देवभूति। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या कौन करता, तो आप बताओगे वसुदेव। कौन करता है, तो वसुदेव इसकी हत्या करते थे। शुंग वंश के कुछ और उदाहरण देखिए। तो शुंग वंश क्या करते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा था, शुंग वंश ने 84 बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया था। तो वही कुछ शुंग वंश के कुछ और राजा थे, वो क्या करते हैं, शुंग वंश जो कि स्तूप होते हैं उनमें कुछ निर्माण भी करवाते हैं, जैसे कि बेष्टनी और तोरण, और कुछ पत्थर भी लगवाते हैं, जो कि शुंग वंश के राजा, यानी स्तूप पहले के जो मिट्टी के स्तूप थे उसमें कुछ पत्थर का प्रयोग भी करवाते हैं, और तोरण बेष्टनी भी लगवाते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। तोरण यानी कि एक गेट प्रकार का था, यानी गेट ऐसा, ठीक है, जो बौद्ध स्तूप होते हैं उसके सामने गेट ऐसा सिस्टम होता है, वो लगाते हैं। और इसकी जो भरत स्तूप है ना, ये भरत स्तूप है, इसमें ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। वहाँ से ये जानकारी मिलती है कि शुंग वंश ने कुछ निर्माण भी करवाया है स्तूपों में, ठीक है ना। और इसे खोजने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था कनिंगम, मतलब अलेक्जेंडर कलिंगम। और इसी समय पर जो शुंग वंश के काल में ही मनुस्मृति की रचना होती है, और रचना करने वाले कौन थे, तो उनका नाम था मनु। अजंता का नवा चैत्य भी बनाया जाता है, और चैत्य का मतलब होता है पूजा करने वाला स्थान, यानी कि पूजा का स्थान बोल सकते हैं। और ये संबंधित है, चैत्य कहाँ पर होता है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अमरावती का स्तूप भी इसी के समय निर्माण होता है, और नासिक और काले का चैत्य भी निर्माण किया जाता है। मथुरा से प्राप्त अनेक यक्ष चिड़ियों की मूर्ति भी मिलती हैं, उनका भी ये इसी समय पर निर्माण होता है। मनु ने विपत्ति के समय ब्राह्मणों को कोई भी कार्य करने की अनुमति दी है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मनु कौन थे, तो मनु वो थे जिन्होंने मनुस्मृति लिखी थी। और मनुस्मृति एक पहला विधि यानी कानून की किताब है, ठीक है, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने फाड़ दिया था और यह जला दिया था, ठीक है। तो दोस्तों, क्योंकि उसमें नारी के लिए सम्मान नहीं था और उसमें छुआछूत और वहीं ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा भेदभाव था, इसलिए उसका दहन किया था, ठीक है। नेक्स्ट वंश शुरू होता है, वो है कर्ण वंश। और कर्ण वंश की जो राजधानी थी वो थी विदिशा, मध्य प्रदेश में। वसुदेव इसके संस्थापक होते हैं, और ये द्वितीय ब्राह्मण वंश के नाम से जाना जाता है। पहला ब्राह्मण वंश था शुंग वंश, दूसरा था कर्ण वंश। और पहले ब्राह्मण वंश का खात्मा किया था वसुदेव ने, और फिर उसके बाद में ये नींव डालते दूसरे दूसरे वंश की, जिसे बोलते हैं कर्ण वंश। और कर्ण वंश भी एक ब्राह्मण वंश है, ठीक है। इसमें अन्य शासक के बारे में और जानिए, कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल शासकों का नाम ध्यान रखना है। भूमिमित्र, नारायण और सुश्रमा। कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुश्रमा, इसकी हत्या सिमुक कर देता है, ठीक है। चलिए सिमुक के बाद में जानते हैं नेक्स्ट वंश कौन सा शुरू होता है, तो वो है, आइए, सातवाहन वंश। क्या है, तो आप जानोगे सातवाहन वंश, इसे आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। और राजधानी थी प्रतिष्ठान। इनका मूल स्थान क्या है, तो वो है महाराष्ट्र। और इस वंश के जो जानकारी के स्रोत हैं वो पुराणों से मिलती है। और कौन से पुराण हैं वो, तो दो पुराण है, एक है मत्स्य पुराण, दूसरा है वायु पुराण। तो वायु पुराण और मत्स्य पुराण में इन दोनों यानी सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है।
और इसकी और जानकारी कहाँ से मिलती है तो आप बताओगे नानाघाट अभिलेख से। और नानाघाट अभिलेख किसने बनाया है और किसने लिखा, तो रानी नायनिका ने या फिर नागनिका ने, ठीक है। तो नागनिका या नायनिका, कहीं तो ये नाम लिखा होता है नायनिका और कहीं कहीं नागनिका नाम लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। तो इसके बाद देखते हैं, ये है नासिका गुहा अभिलेख। और नासिका गुहा अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी का ब्यौरा मिलता है। वहीं इसी में वशिष्ठपुत्र प्लवामी और यज्ञश्री सतकर्णी गौतमीपुत्र बलश्री का भी इसमें देखने को मिलता है ब्यौरा, ठीक है। वहीं काल्य गुहा लेख है, इसमें वशिष्ठपुत्र प्लवामी का भी उन्होंने बनवाया था और उनका नाम चित्रण इसमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसका जो पहला शासक था उसका नाम था सिमुक। और सिमुक की जो उपाधि थी उसको बोलते हैं सिंधुक या शिक्षुक या सिप्रस, ठीक है। सिप्रस या बिरसलवी इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। ये इनकी उपाधि थी। ये सातार वंश का संस्थापक है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, खास भी है और आपको ध्यान रखना है। सातार वंश का संस्थापक कौन है तो उसका नाम बताओगे सिमुक। केवल यही प्रश्न पूछा जाता है। और सातार वंश के जो शासक थे वो अपने आप को दक्षिणापति के नाम से जानते थे और दक्षिणापति को उपाधि धारण करते थे। इसके द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता है तो वो है दक्षिणापथ, ठीक है। क्योंकि दक्षिणापथ एक था उत्तरापथ और एक है दक्षिणापथ, एक अवंती और वही एक था प्राची और दूसरा था कलिंग। क्योंकि राजा अशोक के समय पर यानी अशोक सम्राट था उसके समय पर 5 प्रांत थे, तो और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर 4 प्रांत थे। 4 प्रांतों का अगर नाम आपको जानना है तो पहला है उत्तरापथ, दूसरा है दक्षिणापथ, तीसरा है प्राची और चौथा है अवंती। और अशोक जब कलिंग पर आक्रमण करते हैं और कलिंग को पर आक्रमण करने के बाद उसे अपने शासन में अपने साम्राज्य में लाते हैं तो उसका जो नाम था वो था कलिंग। यानी कलिंग को 5वां प्रांत बनाते हैं, ठीक है। इस तरह 5 प्रांत होते हैं। तो उनमें से जो दक्षिणापथ था, तो दक्षिणापथ को पर जो सातवाहनों का कब्जा था और यानी सातवाहन जो शासन करते हैं तो अपने आप को दक्षिणापति नाम से यानी उपाधि धारण करते हैं। और जो पथ था यानी कि जो शासन करने वाला प्रदेश था उसे दक्षिणापथ कहलाते हैं, ठीक है। यानी दक्षिणापथ कहते हैं, ठीक है। तो ये वही दक्षिणापथ है। इसके बाद आता है वो है सातकर्णी प्रथम। और सातकर्णी प्रथम में इसकी उपाधि है, उसे आप ध्यान रखना, अप्रीतिहत चक्र, ठीक है। अप्रीतिहत चक्र। इसे कृष्ण का पुत्र कहा जाता है। किसमें तो आप बताओ, पुराणों में इसे कृष्ण का पुत्र कहा जाता है। इसकी पत्नी का नाम था नायनिका और इसने अभिलेख लिखवाया था वो था नासिक में, ठीक है, नासिक अभिलेख। और इसका पुत्र का नाम था तो वेदश्री और शक्तिश्री, ठीक है। वेदश्री और शक्तिश्री इसके पुत्र का नाम था। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं और वो है इसमें इसने यानी कि अभी आपने देखा ना, यानी कि बात किसकी हो रही है, सातकर्णी की, ठीक है। तो सातकर्णी प्रथम की बात चल रही है। तो यानी इसने क्या क्या किया है उसके बारे में जानिए। तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए हैं और एक राष्ट्रीय यज्ञ करवाया है। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद में नायनिका ने शासन किया था, क्योंकि इसके जो पुत्र थे वेदश्री और शक्तिश्री ये दोनों अल्पायु थे यानी कम उम्र के थे, इसलिए ये शासन करने में असक्षम थे यानी सक्षम नहीं थे। और इसके बाद में जो शासन करने वाला कौन था तो वो था इनकी पत्नी यानी नायनिका। और इसके बाद जो आता है उसका नाम है हाला। हाला शांतिप्रिय शासक था। हाला की किताब भी थी गाथा सप्तशती। तो आपको ध्यान रखनी है, गाथा सप्तशती इनकी किताब थी। और वो अगर भाषा की बात पूछी जाए तो किस भाषा में लिखी गई थी तो आप बताओ, प्राकृत भाषा में। यह मुक्तक काव्य है। कैसा है, मुक्तक काव्य। इसके दरबारी विद्वान कौन कौन है तो आप बताओ। सरभ बर्मन इसके दरबारी विद्वान थे। एक और हैं, उनका नाम है गुणादय, ठीक है। सरभ बर्मन की किताब थी कातंत्र और गुणादय की जो किताब है वो है बृहत कथा। ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। इसके सेनापति विजयनंद ने श्रीलंका को जीता। आप ध्यान रखना, सेनापति का नाम क्या है, विजयनंद, और श्रीलंका को जीतता है। और वहाँ की जो राजकुमारी थी लीलावती को भारत ले आता है। और बाद में जो हाला था यानी शासक हाला, उससे विवाह हो जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हाला का सेनापति कौन था तो आप बताओ विजयनंद। और विजयनंद ने आक्रमण कर दिया श्रीलंका पर। जीतने के बाद में और वहाँ की राजकुमारी की लीलावती को भारत ले आता है और बाद में हाला से उसका विवाह करवा देता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट और खास तौर पर आपके लिए भी है, ये हर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो कभी कभी नाम में मिस्टेक हो जाती है, लोग बार समझ नहीं पाते हैं किस सतकर्णी की बात हो रही है। तो आप ध्यान रखना वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। इसने स्वयं को एक एका ब्राह्मण कहा है। एका ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणों का सर्वेश्वर यानी कि सर्वोच्च ब्राह्मण बोल सकते हैं, ठीक है, जो ब्राह्मणों का रक्षण करने वाला हो, ठीक है। और ये कट्टर हिंदू था, ठीक है, हिंदू धर्म को मुक्त जैसे इसने अपनाया था। और ये वर्ण व्यवस्था को पूर्णतः लागू करता है, छूत जो होती है उसमें, ठीक है।
यानी कि जो 4 वर्ण थे तो चारों वर्णों को नियमबद्ध, ठीक है, यानी कि कठोरता से लागू ही करवाता है, तो इसे ध्यान रखना। ये कट्टर हिंदू था। हाँ, इसे इसके गुणों को त्रिसमुद्री पिता वाहन भी कहते हैं, यानी इसे त्रिसमुद्रों पिता वाहन कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ होता है जिसके घोड़े तीनों समुद्रों का पानी पीते हों, ठीक है। ये कहना इसलिए है क्योंकि इसका जो शासन था यानी कि पूरा महाराष्ट्र क्षेत्र, यानी कि कह सकते हैं महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत में पूरे में इसका शासन था। हाँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक तरफ तो है, जैसे ये है अपना इंडिया का मैप, एक सेकंड दूसरे क्लास से बनाता हूँ मैं इसे, तो आप जानिए। तो ये है इंडिया का मैप, और इधर है अरब सागर, और इधर है नीचे हिंद महासागर, और हिंद महासागर है यहाँ पर, और ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो यानी कि अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाली खाड़ी, इनसे तीनों तरफ से घिरा ये पूरा क्षेत्र है। इस पर किसका शासक था? तो आप बताओ, गौतमीपुत्र सतकर्णी का शासक था। इसलिए इसे कहते हैं कि त्रिसमुद्रों पिता वाहन, यानी इसके घोड़े तीनों समुद्र का पानी पीते होंगे, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, नीचे भी समुद्र, ठीक है। तो तीनों जगह पर इसका कंट्रोल था, ठीक है। इसलिए इसे त्रिसमुद्रों पिता वाहन कहते हैं। इसने जो उपाधि धारण की थी वो राजा राज की उपाधि धारण की थी, विंध्यन ऋषि की उपाधि धारण की, और वेणकटक स्वामी भी इसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट के बारे में नेक्स्ट और देखते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वेणकटक नगर की स्थापना भी किया था, ठीक है। क्या? वेणकटक नगर की स्थापना भी करता है गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। और ये क्षेत्र था मालवा, जो कि मालवा से कर्नाटक तक का जो क्षेत्र ये घेरता है। इसने नैपान को हराया था, और यह शक शासक था। कौन था? शक शासक, क्योंकि शक शासक आक्रमण करते हैं तो इसे ये हरा देता है, ठीक है दोस्तों। इसने बौद्ध संघों को दान भी दिया था, ठीक है। इसने बौद्ध संघों को दान भी किया था, और काले बिच्छू संघ को करजक, क्या आप ध्यान रखेंगे, करजक ग्राम दान दिया था, ठीक है। और अजकालिके को भी इसने दान दिया था। हाँ, गौतमीपुत्र सतकर्णी अपने पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का शादी रुद्रदामन के पुत्र से करवाता है, ठीक है। ये बात आपको नोट करनी है। और ये गौतमीपुत्र से जो सतकर्णी है वो हार जाता है, किससे? रुद्रदामन से, ठीक है। क्योंकि 2 बार अटैक करता है रुद्रदामन, और तो दोनों बार ये हार जाता है। फिर भी इसके जो पुत्र की शादी होती है वो किससे होती है? तो रुद्रदामन के पुत्र से हो जाती है, ठीक है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी जो उपाधि धारण करता है वो है दक्षिणापतेश्वर नवनागर स्वामी आंध्र सम्राट। इसको रुद्रदामन ने 2 बार हराया था। सॉरी, ये अभी आपने देखा जो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी है, तो पुलवामी को 2 बार हराया था किसने? तो आप बताओ, रुद्रदामन ने, ठीक है। और इसकी शादी किससे होती है? हारने के बाद भी इसकी शादी रुद्रदामन की जो पुत्री है उससे कर दी जाती है, ठीक है ना। और इसको रुद्रदामन ने 2 बार हराया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी इसे 2 बार किसने हराया था? रुद्रदामन ने हराया था, ठीक है। और इसने नवनगर शहर की स्थापना भी किया, ठीक है। इसके अन्य नाम भी आप जान लीजिए। पुलोमा, क्या है? पुलोमा जो पुराण के अनुसार बोला जाता है, ठीक है। पुराणों में से पुलोमा बोला जाता है। उसका नाम है यज्ञश्री सातकर्णी। तो यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में जानिए। इसके सिक्के पर जहाज़ों का चित्रण मिलता है, अर्थात यह जल यात्रा प्रेमी था, यानी कि यात्रा करता था तो जलमार्ग से। और कह भी सकते हैं कि ये इसके समय पर व्यापार भी होता होगा जलमार्ग से, ठीक है ना। इसके सिक्के पर सोपार अर्थात महाराष्ट्र से प्राप्त हुए। इसके सिक्के कहाँ से? महाराष्ट्र से प्राप्त हुए। सोपार जगह है एक। इसने शकों द्वारा जीता गया क्षेत्र पुनः वापस प्राप्त कर लिया था, ठीक है। जो शकों ने इसका क्षेत्र जीत लिया था तो उसे पुनः वापस कर लेता है। और चलिए इसके बाद देखते हैं। और नेक्स्ट है ये अन्य फैक्ट के बारे में जानिए। सातवाहनों ने भूमि दान की प्रथा शुरू किया था, और ये लेकिन भूमि केवल 2 लोगों को दान करते थे। और 2 लोग कौन कौन से थे? तो वो लोग थे, एक तो ब्राह्मण और दूसरे बौद्ध भिक्षु, ठीक है। बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मणों को ही भूमि दान दी जाती थी। सातवाहनों ने माता के गोत्र का प्रयोग किया था, जैसा कि आप नाम से देखते भी हैं, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामा, ठीक है। ऐसे आपने नाम सुने भी होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये माता के गोत्र का प्रयोग कर रहे हैं, और यानी माता के नाम का आगे प्रयोग करते हैं अपने नाम के आगे। तो आप इस प्रकार से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, यानी कि ये महिलाओं को सम्मान देते थे, ठीक है ना।
महिलाओं के लिए सम्मान अधिक था। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे, ये बात आपको नोट करनी है, बेहद खास है और इम्पोर्टेंट है। शीशे के सिक्के चलवाए थे इन्होंने। अमरावती स्तूप में अनेक कार्य भी करवाए हैं सातवाहनों ने। और इनके समय पर जो बंदरगाह है, जैसे कि आपने देखा था, ये यानी कि अभी पिछले जल प्रेमी की बात आपने सुनी थी, ठीक है। और इन्होंने यानी कि जल मार्ग से व्यापार भी होता था, ठीक है। तो बड़ौच और ताम्रलिप्ति तो दो बंदरगाह हैं, बड़ौच और ताम्रलिप्ति, ठीक है दोस्तों। तो बड़ौच और ताम्रलिप्ति ये दो बंदरगाह हैं। तो अभी आपने देखा था जैसे कि यज्ञश्री सातकर्णी था, वो जल प्रेमी था। तो यानी कि आप कह सकते हैं उस समय पर ये दो बंदरगाह थे, ठीक है, बड़ौच और ताम्रलिप्ति। तो यानी कि यहाँ से यात्रा भी होती होगी और दूसरी बात यहाँ से व्यापार भी होता होगा जलमार्ग से, ठीक है, व्यापार होता होगा जलमार्ग द्वारा, ठीक है। अब जो दूसरा फेस है उसके बारे में जानिए। तो दूसरे फेस में आप जानोगे जो इंडो ग्रीक है, हिंद यूनानी जिन्हें बोलते हैं, तो उनमें से जो पहला आक्रमण करने वाला था जिसे बोलते हैं डिमेट्रियस था, जो भारत पर पहला सफल हिंद यूनानी आक्रमण करता है। और ये राजधानी बनाता है साकल। क्या बनाता है? साकल, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और इसके समकालीन शासक थे, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। दूसरा जो शासक है, दूसरा जो आक्रमण करने वाला है, और इसका नाम था यूक्रेटाइडिस, ठीक है, यूक्रेटाइडिस ये इसका नाम था। इसने तक्षशिला को जीता था और राजधानी भी तक्षशिला को बनाया था। नेक्स्ट है, इसके बाद है तीसरा आक्रमण करने वाला जिसका नाम है मिनांडर, ठीक है। मिनांडर बेहद खास है, इंपोर्टेंट भी है, आप इसे याद रखोगे। इसका अन्य नाम भी मिलता है जिसे बोलते हैं मिलिंद, कहीं कहीं इसका नाम मिलिंद दिखाई देता है। तो ये प्रसिद्ध शासक था, डिमेट्रियस वंश का था, ठीक है। और इसी के समय पर एक पुस्तक थी मिलिंद पन्नो, वो लिखी गई थी, ठीक है, और उसमें इसका ब्यौरा दिया गया है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, कई विचारधाराएं भी हैं और उन विचारधाराओं को जानिए वो क्या कहती हैं। संभवतः लोग मानते हैं यानी इसी ने भारत में सोने के सिक्के चलाए होंगे, ठीक है। तो ऐसा लोग मानते हैं कि इसने सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है ना। अधिकांश इतिहासकारों का ऐसा मत है कि इसने सोने के सिक्के चलवाए थे, यानी मिलिंद की बात चल रही है। इसी ने लेख वाले सिक्के भी चलवाए थे, यानी कि सिक्कों पर कुछ ना कुछ लिखा था। और मिलिंद पन्नो इसी के समय की जो पुस्तक है, और ये किसकी है तो आप बताओगे, नागसेन की पुस्तक है ये मिलिंद पन्नो। इसका अर्थ क्या है? मिलिंद के इसमें प्रश्न है और नागसेन इसके उत्तर दे रहे हैं। नागसेन और मिनांडर जो कि मिलिंद है यानी कि शासक था, ठीक है, इसके बीच की जो वार्ता है वो इस मिलिंद पन्नो में देखने को मिलती है। नागसेन कौन थे तो आप बताओ। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे और बाद में इनसे प्रभावित होकर जो मिनांडर था वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म भी स्वीकार करवाया था, ठीक है। मिनांडर ने अपने सिक्कों पर चक्र का अंकन भी करवाया था। किसका? चक्र। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर फिर उसने जो अशोक चक्र होता है उसका भी इसने अंकन करवाया था अपने सिक्कों पर। यूनानी जो यूनानी लोग हैं इनकी क्या क्या देन है तो देखिए, पहला तो ये है जो राजत्व का देवी सिद्धांत है वो इन्हीं की देन है। राजत्व का देवी सिद्धांत यानी कि जो राजा की आज्ञा होगी वो देव समान होगी, यानी राजा एक देव समान है, देवता समान है, इसकी आज्ञा का पालन करना देवता की आज्ञा के पालन करने के समान है, ठीक है। हेलेनिस्टिक्स कला भी यही देखने को मिलती है, इन्हीं की देन है। और दूसरी है ज्योतिष भी इन्हीं की देन है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है अगला जो शासक आते हैं वो है शक शासक। और दोस्तों शक शासक के बारे में हम पढ़ेंगे कल। और आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे एक और नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपका दोस्त लेकर आता रहूँगा रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चलिए धन्यवाद। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और हमारी क्लास कैसी लगी आपको, इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर करें। और दोस्तों इसको चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है क्योंकि ये स्टडी चैनल है और यहाँ पर आपको यही पढ़ाई से संबंधित चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। तो आपका ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है जी। चलिए फिर धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट फिर मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ में।